चलिए आज हम देखते हैं लेजिस्लेशन, जिसको बोलते हैं विधायन। ये हमारा क्या है? विधि का स्रोत है। ठीक है, विधायन सेकंड मुख्य स्रोत है। हमने कल पढ़ा था रूढ़ि, कस्टम, जो प्रमुख स्रोत माना जाता है, और दूसरा ये जो है लेजिस्लेशन, ये सेकंड मुख्य स्रोत है। ठीक है, अब आप ये जानिए कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। लेजिस्लेशन का मीनिंग जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे। ठीक है, दूसरा हम जानेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ लेजिस्लेशन, इसका क्या महत्व है, विधान का क्या महत्व है। तीसरा देखेंगे हम काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन, इसके कितने प्रकार हैं, और प्रत्यायोजित विधायन, और उसके बारे में उसकी आवश्यकता कि क्यों पड़ती है, प्रत्यायोजित विधायन की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, तो हम क्लास चालू करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि लेजिस्लेशन का आपको अर्थ पता होना चाहिए, या विधायन का अर्थ पता होना चाहिए कि वो क्या है ना। तो कोई भी विधि के निर्माण या विधायन कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। इसका अस्तित्व काफी पुराने समय से है। पुराने समय में जब कानून लिखित नहीं होता था, उस समय राजा की आज्ञा ही कानून मानी जाती थी। अतः उस समय कानून निर्माण का स्वरूप सिर्फ राजाज्ञा तक ही सीमित होती थी। प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में राज्य की व्यवस्था का ही कार्य विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में बढ़ गया था, जो अभी भी है। विधायिका का कार्य कानून निर्माण करना होता है। ठीक है, अतः विधायिका जो भी कानून पास करती है वे विधायन की श्रेणी में आ जाते हैं। ये इसका आपका बोल सकते हो सामान्य अर्थ है। परंतु अगर आप उसको विधि की भाषा में एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते अगर आप उसको डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो अंग्रेजी भाषा है लेजिस्लेशन, ठीक है, लेजिस्लेशन का ये दो शब्दों से मिलकर भाषा बना है, जो कि लैटिन भाषा है। ठीक है, लेजिस्लेशन क्या है? लैटिन भाषा है, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस है आपका लेजिस और दूसरा है लेटम। ठीक है, लेजिस का मतलब होता है विधि और लेटम का मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, और सामान्य अर्थ में अगर आप लेजिस्लेशन को बोलना चाहोगे तो ये बोल सकते हो कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि के नियमों की सांविधिक रूप से घोषणा, अर्थात राज्य विधानमंडल द्वारा विधि का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, ये सामान्य अर्थ में था। आप बुक में बहुत सारे देख सकते हो कि कैसे दिए हुए हैं, बहुत सारे मतलब विस्तृत रूप से दिया हुआ है, परंतु आपको जितना शॉर्ट हो सके उतना अच्छे से याद रखना है इसको। तो आप क्या बोल सकते हो लेजिस्लेशन के बारे में कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि के नियमों के सांविधिक रूप में घोषणा क्या कहलाता है? लेजिस्लेशन या विधायन कहलाता है। या राज्य विधानमंडल द्वारा विधि का जो प्रतिपादन किया जाता है वो कहलाता है आपका विधायन या लेजिस्लेशन। ठीक है, अब देखिएगा आप इसकी परिभाषाएं जो बहुत सारे विधि शास्त्रियों ने दी है, जो जिसमें से सबसे पहले है आपका डायस और ह्यूजेस। ठीक है, ये बोलते हैं कि किसी प्राधिकारिक शक्ति द्वारा विधि को विमर्श पूर्वक एक निश्चित ढंग में लाने की प्रक्रिया को विधायन कहते हैं। इनके अनुसार क्या है कि किसी विधि को विमर्श पूर्वक एक निश्चित ढांचे में डालने की प्रक्रिया को विधायन कहा जाता है। याद रखिएगा, ये अंडरलाइन में कर रही हूं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको ऐसे ही याद कीजिए। बशर्ते कि उस प्राधिकारिक शक्ति को न्यायालय ने विधि निर्माण के लिए सक्षम शक्ति के रूप में मान्य किया हो। ठीक है, यानी कि आप किसी की भी परिभाषा ले लो, उसमें ये जरूर बोला गया है कि किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा विधि का निर्माण किया गया हो, तो वो कहलाएगा आपका विधायन। ठीक है, अब देखिएगा बेंथम व मिल क्या बोलते हैं कि किसी भी प्रकार के विधि निर्माण को विधायन कहते हैं। इनका मानना यह है कि किसी भी प्रकार के विधि निर्माण को ये विधायन मानते हैं। ठीक है, अब ऑस्टिन क्या बोलते हैं इसके बारे में कि ऐसे सभी वैधानिक कृत्य विधान के अंतर्गत आते हैं जिनके परिणाम स्वरूप विधान का निर्माण होता है,
संशोधन या परिवर्तन होता है, अर्थात उनमें कोई नया उपबंध जोड़ा जाता है, अर्थात वैज्ञानिक कृत्य के अभाव में कानून का निर्माण हो ही नहीं सकता। ठीक है, शॉर्ट में आप देख लीजिए, ऐसे सभी वैधानिक कृत्य जिनके परिणाम स्वरूप विधि का निर्माण या संशोधन या परिवर्तन होता हो वो कहलाता है आपका विधायन। अब आगे देखिएगा सामन क्या बोलते हैं। विधान विधि का वह भाव है जो एक शक्ति प्रदत्त प्राधिकारिक के विधि नियमों की घोषणा में सन्निहित है। यह सिद्धांतों का एक ऐसा वर्णन है जो उन्हें विधि का बल प्रदान करता है। और इन्होंने क्या 3 रूप में और बांट दिया इसको। सबसे पहला ये बोलते हैं कि ये है आपका संकीर्ण व नपेतुले। नपेतुले अर्थ हो, दूसरा हो कि व्यापक अर्थ हो, और तीसरा है कि विधायन के अंतर्गत विधानमंडल की इच्छा। ठीक है, इनको 3 अर्थों में ये प्रयुक्त करते हैं। पहला ये बोलते हैं कि संकीर्ण व नपेतुले अर्थ में होना चाहिए विधायन विधि का स्रोत है जो सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक नियमों की घोषणा से उत्पन्न होता है। दूसरा ये बोलते हैं कि व्यापक अर्थ में हो कि विधायन शब्द के अंतर्गत विधि निर्माण की समस्त पद्धतियां सम्मिलित होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि विधायन के अंतर्गत विधानमंडल की इच्छा के प्रत्येक अभिव्यक्ति सम्मिलित है, चाहे उस इच्छा के द्वारा विधि का निर्माण हुआ हो या ना हुआ हो। ये किसकी परिभाषा है? आपकी सामन की। ठीक है, उसी प्रकार ग्रे बोलते हैं कि राज्य के विधायी अंगों की औपचारिक घोषणाएं या घोषणाओं को क्या कहा जाएगा? विधान कहा जाएगा। तो ये आपकी परिभाषाएं हैं जो इन विधि शास्त्रियों ने कही। इसके बाद आप देखिएगा कि विधान का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन कि क्या महत्व है इसका। तो इसमें जो 2 मत होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका विश्लेषणात्मक विचारधारा और ऐतिहासिक विचारधारा। ये आप विधि शास्त्र में पूरे हर जगह पे कहीं ना कहीं पे पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कि विधि के स्रोत के रूप में विधान के महत्व के विषय में विधि शास्त्रियों के मतभेद हैं। ठीक है, पहला जो आप ये देख रहे हो आपका एनालिटिकल और हिस्टोरिकल। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको बता रहा है विश्लेषणात्मक, ये वाला ने विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रवर्तकों ने विधान को ही विधि निर्माण का सर्वोत्कृष्ट स्रोत माना है। अब यानी कि यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो मत है, इनके जो प्रवर्तक हैं ये मानते हैं कि जो निर्माण है इसका, है ना, वो सर्वोत्तम है। ठीक है, सर्वोत्तम स्रोत है इसका। ठीक है, दूसरा है ये आपका कि वे केवल अधिनियमित विधि को ही वास्तविक विधि मानते हैं। यहां पे ये दूसरा ये बोलते हैं कि अधिनियमित विधि ही क्या है? वास्तविक विधि है। ठीक है, वास्तविक विधि है। इनका निश्चित मत है कि न्यायपालिका द्वारा पूर्वोक्तियों के आधार पर निर्णय विधि का निर्माण विधानमंडल के वैधानिक अधिकारों के अनुचित हस्तक्षेप हैं। वे रूढ़ियों को विधि नहीं मानते हैं। अब याद रखिएगा, हमने रूढ़ी पढ़ी है। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो लोग हैं, जो प्रवर्तक हैं, वो क्या है कि रूढ़ी को विधि नहीं मानते वो। ठीक है, किसके लिए बोल रहे हैं? विधायन में बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि ऐतिहासिक विचारधारा के जो लोग हैं, प्रवर्तक हैं, वो क्या बोलते हैं। उनका विचार ये है कि विधि स्रोत के रूप में विधान का कोई विशेष महत्व नहीं है। ठीक है, इनके अनुसार विधायी कृत्य द्वारा विधि निर्मित करना संभव नहीं है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये बनता है आपका कि विधायी कृत्य द्वारा विधि निर्मित करना संभव नहीं है। एक पहली बात तो ये महत्व ही नहीं दे रहे हैं। दूसरा चीज ये बोलते हैं कि विधि निर्मित करना संभव नहीं है आपका विधायी कृत्य के बिना, है ना। अब देखिए, ये बोलते हैं आगे कि अधिक से अधिक हम ये बोल सकते हैं कि विधान आचरण को
प्रभावित करने के लिए केवल एक अतिरिक्त हेतु प्रदान करता है। इसके अनुसार विधायकों का कार्य रूढ़ियों को केवल संग्रहित करना है और उत्तम रूप को प्रदान करना है। तो इसका तीसरा पॉइंट ये बनता है आपका कि केवल संग्रहण और क्या करना है, उत्तम रूप प्रदान करना है। ठीक है, तो ये दोनों विचारधाराओं को आपको याद रखना है कि कौन सी विचारधाराओं के प्रवर्तकों ने क्या कहा था, है ना। अब आगे देखिएगा कि जो ब्लैक स्टोन है वो ये बोलते हैं कि ब्रिटेन की संसद द्वारा निर्मित विधि की श्रेष्ठता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि संसद द्वारा अधिनियमित कानून राज्य की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये कानून साम्राज्य के अधीन सभी व्यक्तियों तथा उपनिवेशकों के निवासियों पर बंधनकारी प्रभाव रखते हैं। अब आप ये देखिएगा कि आधुनिक काल में जो विधान है उसको सबसे महत्वपूर्ण विधि का स्रोत क्यों माना जाता है, लेजिस्लेशन को, है ना। इसका कारण ये है कि जो आपका पहला पॉइंट है इसमें कि वर्तमान राज्य व्यवस्था में विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधि को ही कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसे स्वयं की प्रभु शक्ति का बल प्राप्त होता है। दूसरा ये है कि विधानमंडल के सदस्य जनप्रतिनिधि होने के कारण इनके द्वारा पारित विधि को जन समर्थन प्राप्त रहता है। यानी कि अगर आप किसी का आप कहीं के जनप्रतिनिधि हो और आपको जनों का समर्थन प्राप्त है, तो आप अगर कोई विधि का निर्माण कर रहे हो तो वो क्या है, विधायन का रूप या लॉ का रूप ले सकती है। ठीक है, वर्तमान में विधान का विधि के स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसका स्थान है, लेजिस्लेशन का। ओके, अब आप देखिएगा काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि विधायन के प्रकार। तो विधायन के प्रकार यहाँ पे आप देखिएगा कि दो प्रकार होते हैं। पहला तो है आपका सर्वोच्च विधायन और दूसरा है अधीनस्थ विधायन या प्रत्यायोजित विधायन। और प्रत्यायोजित विधायन में भी दो और पॉइंट है, ठीक है, जिसको आप शायद जानते हो या शायद नहीं जानते हो। ठीक है, आगे देखते हैं उसको क्या है आपका। ये जो आपका प्रत्यायोजित विधायन से संबंधित है, यहाँ पे मैं लिख रही हूं, आपका ऊपर में पॉइंट बना रही हूं। ये है आपका उप प्रत्यायोजित विधान और दूसरा होता है इसका सशर्त विधायन। ठीक है, ये सब आगे चल के हम अब इसको डील करने वाले हैं या विस्तृत रूप से समझने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो आपका जो क्या बोलते हैं, ये विभाजन है ना, ये किसने किया है, ये सामण्य ने किया है। ये सामण्य के अनुसार है कि एक सर्वोच्च विधायन होता है और दूसरा अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायन होता है। वरना अगर आप देखोगे तो जो विधि के अन्य जो प्रवर्तक थे, अन्य जो विधि शास्त्री थे, वो ये बोलते थे कि एक अधिनियम होता है और दूसरा अनअधिनियम होता है। इस कैटेगरी में बांटा गया था। परंतु सामण्य ने ये बोला कि एक सर्वोच्च विधायन होगा और दूसरा प्रत्यायोजित विधायन होगा। और प्रत्यायोजित विधायन के अंतर्गत में कौन कौन से आएंगे, आपके उपनिवेशक विधान और बनेंगे, कार्यपालिका विधान होंगे, न्यायिक विधान होंगे, नगर पालिका विधान होंगे, स्वायत्त शासन संबंधी विधान होंगे। ये सब चीज किसमें आएंगे, आपके अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधान में आएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए इसको कि हम कैसे समझें। तो सर्वोच्च विधायन, जिसको आप बोल सकते हो सुप्रीम लेजिस्लेशन, है ना, तो आपको यह समझना है कि सर्वोच्च विधायन या सुप्रीम लेजिस्लेशन ये क्या है। ये वह विधायन है जिसका उद्भव, याद रखिएगा, जिसका उद्भव राज्य की संप्रभु शक्ति से होता है ना, और जो किसी बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र है। यानी कि आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हो, कोई अन्य जो है बाहर की शक्ति से उसको नियंत्रित नहीं कर सकता, वो अपने आप में ही क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यह सर्वोच्च इसलिए कहा जाता है कि राज्य में ऐसी कोई दूसरी शक्ति नहीं हुआ करती जो इसकी सार्वभौमिकता को चुनौती दे सके या उसे काट सके या उसे बदल सके। वो होता है आपका सर्वोच्च विधायन। ठीक है, इस प्रकार सर्वोच्च विधायन वह होता है जो विधायी
विधायिनी शक्ति रखने वाली संस्था या निकाय से पारित किया गया हो, जो सर्वोच्च स्थान रखती है, उसका विधान सबके लिए बंधनकारी होता है तथा उसकी वैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे कि आपका इंग्लैंड में जो संसद है, उसका जो विधायन है वो सर्वोच्च होता है। ठीक। अब आप ये देखो, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर्वोच्च विधायन की भारत में क्या स्थिति है? तो आप इस संदर्भ में ये बोल सकते हो कि भारतीय संसद ठीक उसी प्रकार संप्रभु नहीं है जिस प्रकार ब्रिटेन की संसद है ना? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बदलाव होते रहते हैं, जिस प्रकार ब्रिटेन की संसद में बदलाव होते हैं। इस दृष्टि से भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियमों को सर्वोच्च विधान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि भारत की संसद पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न होते हुए भी उसके द्वारा अधिनियमित विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। हमने आपको ये बताया है कि सर्वोच्च विधायन वो होता है जिसको आप चुनौती ना दे सको, जो सार्वभौमिकता रखता हो, जिसको न काटा जा सके और न बदला जा सके। परंतु हमारा जो भारत का संविधान है, सर्वोच्च विधायन जिसको हम अगर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हम उसकी हर एक चीजों में चुनौती देते हैं। जैसे कि अभी अभी आपने देखा होगा कि आप इंडिया क्यों बोलते हो, भारत क्यों नहीं बोलते हो, ये वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत क्या है, सर्वोच्च विधान के पद में नहीं आता है। 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक की अवधि में भारत में लागू आपातकालीन स्थिति के दौरान संसद ने संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया था, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे तथा न्यायालयों ने न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार समाप्त कर दिए थे। परिणाम स्वरूप इस संशोधन अधिनियम के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। ठीक है, जैसे कि आपका एक केस था, आपका इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस। ये आपको फेमस केस है, आप याद रखिएगा इसको। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संविधान संशोधन खंड 4 को अविधिमान्य घोषित कर दिया था, क्योंकि इससे अनुच्छेद 14 में निहित विधि शासन संबंधित मूलभूत ढांचे का कुठाराघात हुआ था इसमें। इस प्रकार भारतीय संसद संप्रभु है, परंतु उसमें वैधानिक नियंत्रण लगा दिया गया है। भारत में संविधान होने के कारण कोई भी विधान पहले इस कसौटी पर कसा जाता है कि संविधान सम्मत है या नहीं। इसलिए भारतीय संसद ब्रिटेन की संसद के समान नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संसद ब्रिटेन की संसद के समान है या नहीं है, उसका कारण बताइए, तो आपको ये कारण आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा कि सर्वोच्च विधायन का परिभाषा बता दोगे, उसके बारे में जानकारी दोगे और उसके बारे में आंसर ऐसे लिख दोगे, तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा, अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायन, ये क्या होता है? ये ऐसे विधायन हैं जो संसद की उच्चतम शक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित होते हैं, अधीनस्थ विधान कहलाते हैं। इस पर किसी उच्चतम विधायी प्राधिकारी का नियंत्रण रहता है। वर्तमान में विधायन संबंधी सामान्य प्रवृत्ति यह है कि विधानमंडल द्वारा अधिनियमों के माध्यम से व्यापक नीतियों का निर्धारण कर दिया जाता है तथा विस्तृत प्रशासकीय नियम बनाने की शक्ति प्रशासनिक अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर दी जाती है। इस प्रत्यायोजित विधायनी शक्ति के अधिनियम जो नियम, विनियम या उपविधियां बनती हैं, उसे अधीनस्थ विधायन कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका उपनिवेशक विधान, जो यदि किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र में कोई उपनिवेश हो जिस पर उस राज्य की शासन व्यवस्था लागू हो, तो उस उपनिवेश के प्रशासक को वहां की जनता की सुविधाओं, सहूलियत व फायदे के लिए सौंपा गया आवश्यक विधि निर्माण का कार्य उपनिवेशक विधान कहलाता है। जैसे कि आपका अंग्रेजी साम्राज्य के दौरान विभिन्न उपनिवेशकों में उनके प्रशासकों को कानून निर्माण की दी गई आज्ञा के अंतर्गत किए गए विधि निर्माण आते हैं, है ना। अब देखिए कि उपनिवेशक विधान के संबंध में ये सामान्य नियम लागू नहीं होता है कि प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। इसका कारण ये है कि उपनिवेशक विधानमंडलों को ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि
नहीं माना जाता। ठीक है। अब आप देखिएगा कि कार्यपालिका विधान क्या होता है, जिसको बोलते हैं आप एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। यह है कि राज्य के आवश्यक अंग के रूप में कार्यपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कार्यपालिका का मुख्य कार्य राज्य के प्रशासकीय विभागों का संचालन करना होता है। प्रशासकीय विभागों के उचित संचालन के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका के अधिकारियों को विधायी शक्ति प्रत्यायोजित कर दी जाती है। इस शक्ति के तहत कार्यपालिका अपने विभिन्न विभागों को नियंत्रित व मार्गदर्शन के उद्देश्य से कुछ नियम बनाती है। ये जो नियम होते हैं वही क्या कहलाते हैं, कार्यपालिका विधान कहलाते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, मालगुजारी विभाग के नियम, या सिंचाई विभाग के नियम, या सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के नियम, या बिजली विभाग के नियम, या फिर पुलिस विभाग के नियम। ये सब किस में आते हैं, कार्यपालिका विधान, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन में। ठीक है। अब आप आगे बढ़िए, यहां पे आपका जुडिशियल लेजिस्लेशन, जिसको बोलते हैं न्यायिक विधान, न्यायालयों के द्वारा किया गया विधान इस श्रेणी में आता है। ये तो आपको न्यायिक विधान से नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या हो सकता है ना। न्यायालयों के द्वारा किया गया विधान इस श्रेणी में आता है। न्यायालयों को न्याय व्यवस्था को लागू करने, प्रभावकारी बनाने आदि के लिए न्याय प्रक्रिया संबंधी नियम बनाने का अधिकार होता है। इस अधिकार के अंतर्गत किए गए विधि निर्माण न्यायिक विधान कहलाते हैं। जैसे आप अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहो तो ये हो सकता है कि मुकदमा कैसे तय किया जाएगा, या क्या क्या कार्यवाही होंगी, या समय का जो निर्धारण है, उन बातों पे न्यायालय का जो नियम बनाने का शक्ति है ना। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय के नियम, या उच्च न्यायालय के नियम, या जिला न्यायालय के लिए नियम बनाने की शक्ति, ये हो जाएगा आपका न्यायिक विधान या जुडिशियल लेजिस्लेशन। ठीक है। अब आप आगे देखिए कि नगर पालिका विधान क्या होता है, या म्युनिसिपल लेजिस्लेशन क्या होता है। नगर पालिका के प्राधिकारी को उनके नियंत्रण के अधीन स्थानीय क्षेत्रों के लिए विशेष विधियां बनाने की अधीनस्थ शक्ति राज्य की नगर पालिका विधियों द्वारा दी जाती है। इस शक्ति के तहत बनाए गए जो नियम हैं वो नगर पालिका विधान या लेजिस्लेशन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, नगर परिषद, पंचायत, कंटोनमेंट बोर्ड आदि द्वारा किया गया विधि निर्माण, यदि इनके द्वारा बनाए गए नियम संविधान के प्रतिकूल हैं तो उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब आप देखिएगा स्वायत्त शासन संबंधी विधान, ये वो होते हैं कि स्वायत्त संस्थाओं को अपना स्तर कायम करने, व्यवस्था कायम करने आदि के लिए जो नियम बनाने का अधिकार सौंपा जाता है। इन निकायों द्वारा बनाए गए विभिन्न नियम स्वायत्त शासी विधान कहलाते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, क्लब्स, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, ये सब जो हैं अपने जो नियम है ये बना सकते हैं। ये आते हैं आपके स्वायत्त शासन संबंधी विधान में। इस प्रकार अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधान की श्रेणी में विधायिका को छोड़कर उनके द्वारा दिए गए अधिकार क्षेत्र के अंदर अन्य अंगों का निर्माण कानून आते हैं। ठीक है। अब आप इसका देखिएगा प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान से आप क्या समझोगे कि एक प्रकार का अधीनस्थ विधायन है। ठीक है। ये किसका है, अधीनस्थ विधान का ही एक प्रकार है प्रत्यायोजित विधान। ठीक है। इसका अर्थ है कि उच्च विधायी सत्ता द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन कार्यपालिका द्वारा बनाई गई विधि। कभी कभी कानून बनाने वाली संस्था व्यापक व्यस्तता की वजह से जब किसी विषय पर कानून निर्माण का कार्य किसी अधीनस्थ संस्था को सौंप देती है तो ऐसी स्थिति में उस अधीनस्थ संस्था द्वारा किया गया विधायन प्रत्यायोजित विधायन कहलाता है। इस प्रकार प्रत्यायोजित विधान का अर्थ क्या हुआ कि विधान मंडल द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के उपयोग से विधानमंडल के अतिरिक्त अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा निर्मित विधि या बनाई गई विधि। ठीक है। ये आपका शॉर्ट में एक नोट्स है।
अब आप आगे देखिएगा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अगर आप कोई विधायन बना देते हो तो उसके लिए ये सब क्यों जरूरत पड़ता है, प्रत्ययोजित विधायन का या अधीनस्थ विधायन का क्या जरूरत पड़ता है, क्यों होता है ना। तो सबसे पहले आप अगर देखो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संसद के लिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रशासनिक कुशलता के लिए अपनी विधायी शक्ति कार्यपालिका के प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित करे। आधुनिक काल में व्यवस्थापिकाओं द्वारा कार्यपालिका को विधायी शक्ति का प्रत्यायोजित निम्न कारण से दिया जाता है। जो कारण मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, ये इतने ही कारण हैं जिसके कारण ये सारे प्रत्यायोजित विधायन वगैरह या अधीनस्थ विधायन बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है आपका समय का अभाव या समयाभाव, जिसको बोलते हैं लेक ऑफ टाइम। सर्वोच्च संस्था के सारे देश के लिए कानून बनाना होता है। ठीक है, अगर कोई सर्वोच्च संस्था है तो वो पूरे सारे देश के लिए कोई कानून बनाएगी और उसको लागू भी करवाएगी। परंतु संसद या विधानमंडल के पास इतना समय नहीं रहता है कि वे स्वयं द्वारा पारित अधिनियमों के सभी पहलुओं पर विस्तार से उपबंध बना सकें। अतः वे अधिनियमों द्वारा किसी विषय से संबंधित मूल नीतियां निर्धारित करके विस्तृत नियम बनाने की शक्ति शासन या प्रशासकीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर देते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, तकनीकी ज्ञान की कमी। अब टेक्निकल नॉलेज का जो कमी आता है इनके में, वो क्या है, इनके विषय में विधि का निर्माण केवल विशेषज्ञों की द्वारा ही किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई टेक्निकल आप कुछ विधि निर्माण कर रहे हो तो उसके लिए क्या है, आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आपके पास ज्ञान की कमी है तो आप क्या करोगे, किसी और को बोलोगे कि आप बना दो विधान। ठीक है, या उसको शक्ति दे दोगे, आप बना लीजिए अगर आपके पास तकनीकी जानकारी है तो, है ना। तो संसद या विधान मंडलों के सदस्य साधारण व्यक्ति होते हैं, ये प्रत्येक विभाग की तकनीकी आवश्यकताओं को नहीं समझ सकते। इसलिए ऐसे मामले में व्यवस्थापिका अपने अधिनियम द्वारा केवल मुख्य नीति निर्धारित करके उस संबंध में विस्तृत नियम बनाने का कार्य प्रशासकीय विभागों के विशेषज्ञों को सौंप देती है। ठीक है, एक ये रीजन है आपका कि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि तकनीकी ज्ञान की कमी होती है। तीसरा पॉइंट है आपका आपात स्थिति। कभी कभी ऐसा होता है कि आर्थिक या राष्ट्रीय आपात स्थिति में तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता होती है और ऐसी स्थिति में जो व्यवस्थापिकाएं द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया अपनाई जाने पर विलंब होने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्थापिका द्वारा अपनी विधायी शक्ति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित कर दी जाती है। ठीक है, अब देखिएगा इसकी जो आवश्यकता नेक्स्ट है क्या है, लचीलापन। कानून लचीला होना चाहिए, अर्थात कानून को समय के साथ साथ बदलते भी रहना चाहिए, अन्यथा समाज में क्रांति उथल पुथल होने की संभावनाएं होती हैं। अतः स्थानीय समस्याओं व विचारों को शामिल करने व सुलझाने के लिए प्रत्यायोजन कर दिया जाता है या किसी को नियम बनाने की शक्ति दे दी जाती है। आगे का पॉइंट है आपका स्थानीय विषय। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो किसी विशिष्ट स्थान, विशिष्ट समूह या विशिष्ट वृत्त से सरोकार रखते हैं। इन विषयों पर किसी विधान में उस विशिष्ट स्थान, समूह या वृत्ति के लोगों से परामर्श आवश्यक होता है। इस प्रकार ऐसे विधान से संबंध में विभागों को उस विषय से परिचित व उससे हितबद्ध व्यक्तियों को परामर्श करके परिवर्तित करने और नियम बनाने के उद्देश्य से प्रत्यायोजित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका अनुभव। विभागीय व स्थानीय समस्याओं के बारे में विभागीय व स्थानीय लोगों को ही अनुभव होता है। अतः इस उद्देश्य से भी विभागों व स्थानीय निकायों को कानून निर्माण का कार्य सौंप दिया जाता है ना। और लास्ट में है आपका प्रयोगात्मक। अनेक विषयों से संबंधित विधियों को अंतिम रूप से लागू करने के बजाय आरंभ में प्रयोग के रूप में लागू किया जाता है तथा प्रयोग काल में उन विधियों को या उन विधियों के परिणामों तथा प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। यदि वे विधियां सफल सिद्ध होती हैं तो इन्हें प्रभावी रहने दिया जाता है,
अन्यथा उसे निरसित कर दिया जाता है। व्यवस्थापिकाओं द्वारा ऐसी विधियों का प्रयोजन प्रत्यायोजन कार्यपालिका को किया जाना अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि संसद या विधानमंडल की जो विधायी प्रक्रिया होती है वो अत्यंत जटिल होती है और दीर्घकालीन होती है, और इसके अतिरिक्त कार्यपालिका द्वारा विधि में परिवर्तन अपेक्षाकृत सरल व द्रुत गति से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके मुख्य पॉइंट है। इतने ही पॉइंट हैं जिसका आवश्यकता होता है कि कोई भी विधान को क्यों बनाया गया है उसको जानने के लिए। अब आप ये देखिएगा कि प्रत्यायोजित विधान की कमी, अब आपने ये तो देख लिया कि आवश्यकता क्यों है, पर उसकी कमी भी तो है। सबसे पहले ये बोलता है कि कानून की अधिकता, कानूनों की अधिकता, इस प्रकार के निर्माण से कानूनों की भरमार हो जाती है। स्थानीय कानून, विभागीय कानून, नियमों के कानून आदि काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और इनको याद रखना, इनकी जानकारी एक व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। दूसरा है इसका कमी कि सामंजस्य का अभाव। स्थानीय निगमों व निकायों द्वारा निर्मित कानून व सर्वोच्च संस्था द्वारा निर्मित कानूनों में कभी-कभी सामंजस्य का अभाव होता है। उनका एक दूसरे के साथ मेल नहीं बैठ पाता है, जिसमें बहुत बार क्या होती है, कठिनाई आती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के विरोध में भी हो जाते हैं। तीसरा कमी ये है कि उनका उत्तरदायित्व नहीं है कि कोई विधि को निर्माण में, कि कोई अगर कोई विधि का निर्माण कर रहा है तो निर्माण करने वाली संस्था का कोई उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी नहीं हो पाती। इस प्रकार क्या होता है कि विधान में यह भी एक कमी होती है। और लास्ट पॉइंट है इसका कि खर्चीला विधान है, कि इस प्रकार का विधान काफी खर्चीला हो जाता है, क्योंकि सर्वोच्च संस्था भी कानून बनाती है और अधीनस्थ संस्थाएं भी कानून बनाती है। इस संस्थाओं की संख्या अधिक है, इनके सदस्य भी अत्यधिक हैं, जो बहुत अधिक समय में कानून बनाते हैं। इनसे इनका खर्चा काफी बढ़ जाता है, और ये खर्चा, ये क्या है, खर्चीला विधान है। यानी कि अगर आप कोई प्रत्यायोजित विधान बना रहे हो तो उसके लिए बहुत खर्च भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा चैप्टर समाप्त। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।